गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसके कल ही रिजल्ट आए Q2 2025 के। और उस रिजल्ट में ऐसा क्या था, तो सब जगह सोशल मीडिया और सब में कोहराम मचा हुआ है कि या ये नेक्स्ट इंडसइंड बैंक होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस टुमारो। तो चलो इसमें इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कैसे थे रिजल्ट्स, उसका आने वाले आउटलुक का क्या सीन बन रहा है। और मैंने उनका कॉन कॉल भी पढ़ा है, तो जिसके आपको इनसाइट देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। अराउंड 41,000 की मार्केट कैप की कंपनी है, मतलब एक मिड कैप, स्मॉल टू मिड कैप टाइप ऑफ प्राइवेट बैंक है। दिस इज नॉट बिग लाइक आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, एक छोटी बैंक है। और सब लोगों ने इसको नेक्स्ट एचडीएफसी करार कर दिया था, और इसीलिए इसमें आप देखोगे 47% का शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो रिटेल का है, और एफआईआईडीआई का कम है, लेकिन रिटेल जो इसमें 47% से मतलब उसमें इन्वेस्टेड है। इसीलिए इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या हुआ इसमें। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, उनके कल रिजल्ट्स आए। तो उन्होंने अपने रिजल्ट्स में कहा है कि उनकी जो लोन बुक की ग्रोथ थी, मतलब जिनको आप लोन और एडवांसेस बोलते हैं, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है, अराउंड 21% की। रिटेल का लोन बुक ही 20% से बड़ा है, कॉर्पोरेट भी अराउंड 20 के ऊपर ही उनका लोन एडवांसेस का ग्रोथ बड़ा है। और टोटल डिपॉजिट जो होता है, जो बैंक के पास आता है, उसमें भी वाई लेवल के तहत 32% की ग्रोथ देखी गई है। मतलब पिछले Q2 2024 से लेके Q2 2025 तक 32% की ग्रोथ उनके टोटल डिपॉजिट्स में दे गई है, जिसमें कासा भी आता है और टर्म डिपॉजिट भी आता है। और कासा रेशियो जो है वो 48% के ऊपर है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। But the major problem which IDFC First Bank has mentioned in their result is about the microfinance loan book. आप अगर समझोगे बैंक में, थोड़ा बहुत मैं बैंक को समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंक में होता क्या है, धंधा कैसे चलता है कंपेयर टू द अदर थिंग्स। तो बैंक जो होती है वो आपका पैसा लेती है, जिसको आप बोलते हैं कासा रेशो, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट देती है और वो आपका पैसा रखती है। और वो लोगों को लोन देने का काम करती है, लोन एडवांसेस उसको बोलते हैं। मतलब आपको अगर कहीं होम खरीदना है या व्हीकल खरीदना है, गोल्ड लोन है, इन सब कैटेगरीज में, या पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, वो आपको लोन देती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उससे वो पैसा बनाती है, और उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। ठीक है। और वो आरबीआई से भी उसका जो रेपो रेट होता है उसके तहत पैसा उठाती है। उस उठाने का जो रेट है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि आरबीआई को भी उनको एक रेपो रेट के तहत इंटरेस्ट देना पड़ता है। अभी उसका रेट कुछ 6.3 6.5 देता है, तो 6.3 6.5 से वो पैसे उठाता है और आपको आगे देता है 10% 12%, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैटेगरी है। इन सब में दोनों का जो अंतर बचता है उसको बोलते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम। मेरा इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू द नेट इंटरेस्ट इनकम, इनको मिलता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है 21% से। सो ये बैंक जो है 20 to 25% का ग्रोथ इंजन है इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, मतलब लोन देने का जो सिलसिला है वो 21% से ग्रो करता है, नो इशू। बट मान लो कि आप लोन देते चले जा रहे हो और आपका लोन का अगर आपको पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आरबीआई के पॉलिसी के अनुसार इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, कुछ पैसे बाजू हटाने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट में से, जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। मतलब पैसा वापस नहीं आ रहा है, मतलब जिनको लगता है उनको कि 90 डेज के ऊपर, मतलब मैंने आज पैसा दिया और उसका जो ईएमआई का पैसा आने वाला था मेरे को एज अ बैंक, वो नहीं आ रहा है, तो इसका एक बकेट लिस्ट होता है, 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज। तो इसको डीपीडी बकेट्स बोलते हैं, जिसको अभी बैंकिंग लैंग्वेज में, अभी आरबीआई की वजह से उनको एसएमए लैंग्वेज में बोला जाता है। एसएमए मतलब क्या है? स्पेशल मेंशन अकाउंट, मतलब आपका कोई ऐसा अकाउंट हो जो एनपीए होने के पहले की स्टेज में हो, इसको एसएमए 1, जो 0 to 30 डेज तक पैसा नहीं दे रहा, 30 to 60 डेज एसएमए 2 बोलते हैं उसको, तो वो पैसा ना देते हो, और 90 डेज के ऊपर ही हो जाता है तो वो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ये थोड़ा टेक्निकल हुआ, जिसको आपको समझाने के लिए कि होता क्या है। तो मान लो कि आप लोन तो दे रहे हो 21% से, नो इशू, लेकिन आपका लोन अगर वापस नहीं आ रहा है तो आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अगर ज्यादा आप प्रोविजन करोगे वो प्रॉफिट से करोगे, इसीलिए आप देखोगे Q2 2025 में -77% प्रॉफिट बिफोर टैक्स की डिक्लाइन हुई है। ओके। और
इस केस में उनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी -73% का डिक्लाइन देखा गया है। मतलब लास्ट ईयर के इसमें से प्रॉफिट जो है वो बहुत तेजी की तरफ से डिक्लाइन किया है। क्यों डिक्लाइन किया है? क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ाई है। लास्ट जो Q4 2024 था वहां पर प्रोविजनिंग थी 568 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर Q1 2025 में जो प्रोविजनिंग की थी 994 करोड़। और अभी जो सरप्राइज आया है जो बहुत लोगों को मतलब दिक्कत दे रहा है, 1732 करोड़ की जो है उन्होंने अपनी जो प्रोविजनिंग है उसको उन्होंने बढ़ाया है। और जिसकी वजह से ये प्रोविजनिंग बढ़ाने की वजह से इसके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा हिट आया है। और इसका जो माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है और इसका जो माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है वहां पर प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। द पेन हैज स्टार्टेड फ्रॉम Q4 2024 एंड इट लुक्स टू बी दैट इज गेटिंग कंटिन्यूड। मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूं सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। So we are going to share a screen and so you will understand better कि इसमें what's happening on this bank on a larger scale। आप अगर देखोगे तो ये इनकी पीपीटी है और जहां पर उन्होंने कहा है, मैंने जैसे कहा स्टॉक ग्रोथ हुई है 32% की, लेकिन आप अगर देखोगे रिटेल लोन बुक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके। और इस केस में आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वापस आए एंड एवरीवन आई वांट टू सी यू दिस एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग फ्रॉम अ बैंक लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी बैंकिंग और एनबीएफसी में यही चल रहा है, प्रोविजनिंग बढ़ते जा रहे हैं। ये हमने देखा पूना वाला फिनकॉर्प में, ये हमने देखा इंडसइंड बैंक में। तो बहुत सारे बैंक में ये प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक इश्यू हुआ ये Q2 2025 में महाराष्ट्र में जो टोल लगता है, मुंबई एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जो टोल लगता है वो टोल महाराष्ट्र सरकार ने अचानक बंद कर दिया। मतलब टोल नहीं लेंगे लोगों से, ऐसा उन्होंने कहा। ऑब्वियसली वहां पर इलेक्शन है, वो भी एक रीजन था। लेकिन जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक एनपीएल लोन अकाउंट चल रहा था, एक एंड यूजर है जिसको उन्होंने लोन दिया था और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द इनकम ऑफ द टोल। तो जब उनका इनकम नहीं आया था जिसको उन्होंने लोन दिया है, इसीलिए उनको कंसर्निंग है कि वो लोग हमें लोन का पैसा वापस नहीं दे पाएंगे और इसीलिए उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। आप अगर यहां पर देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विड्रॉ टोल चार्जेस एट मुंबई एंट्री पॉइंट विच एडवर्सली अफेक्टेड अवर इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर। बैंक टू 100% प्रोविजन एंड मेड द एडिशनल प्रोविजन ऑफ 253 करोड़ प्रोएक्टिव बेसिस। ये अच्छी बात है, मतलब प्रोविजन करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई का डंडा पड़ता है, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल वगैरह कर दिया जाएगा। इसीलिए प्रोविजंस को रखना एक अच्छी बात है। लेकिन ये 253 करोड़ तो वन ऑफ हो गया जो उनको सरप्राइज था। लेकिन इसीलिए आप अगर देखो कि माइक्रो फाइनेंस लोन में भी 315 करोड़ की कंटेंजेंसी प्रोविजन उन्होंने की है। आप अगर देखोगे टोटल 315 प्लस 253 568 करोड़, और टोटल वो 1732 करोड़ बता रहे हैं जो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कहा था। मतलब मिस्टर वैद्यनाथन जो उनके सीईओ और एमडी है, उन्होंने कहा था ये हमारा वन ऑफ है। तमिलनाडु में फ्लड की वजह से जो माइक्रो फाइनेंस लोन उनका खराब हुआ था, इसीलिए 994 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन किया था। तो लोगों ने मान लिया चलो ठीक है, वन ऑफ है, इट्स ओके, बैंक इज ग्रोइंग, वी विल ग्रो विथ इट। बट नाउ द प्रॉब्लम इज अनदर क्वार्टर अनदर इशू। सो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये टोल का इशू आया जिसकी वजह से वो हिट पड़ा 253 करोड़ का। और उनको माइक्रो फाइनेंस बुक में टोटल देखो 1732 विच इज वेरी हाई देन 9994 लास्ट क्वार्टर। तो और एक क्वार्टर और एक सरप्राइज, और जिसकी वजह से पूरा प्रॉफिटेबिलिटी ही हिट है। लास्ट टाइम मुझे याद है प्रॉफिटेबिलिटी डिग्री हुई थी 11% से, इस बार तो ग्री हुई -73% से। सो दिस इज वेरी बैड न्यूज इन टर्म्स ऑफ बैंक। अगर आप ये 253 करोड़ हटा भी देते हो, जिसको बोलते हैं यार गवर्नमेंट पे करेगा, इट विल टेक टाइम आफ्टर द इलेक्शन, कौन सी गवर्नमेंट आती है एंड ऑल दैट, बट बैंक को तो प्रोविजनिंग अपफ्रंट लेना पड़ता है। बैंक नहीं बोल सकती यार मैं वेट करूंगा इलेक्शन रिजल्ट्स का। तो आप अगर देखोगे बाकी सब में और इन इसमें ये बहुत बड़ा एक अंतर हो जाता है, क्योंकि जब आप लोन दे रहे हो और क्या होता है, लोग आप मुझे बोलेंगे यार इसमें क्या हो गया, एक दो क्वार्टर में ये ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अगर देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनका 9% का माइक्रो फाइनेंस लोन बुक था, उन्होंने लास्ट क्वार्टर में उसको 6.5% कर दिया और 6.5 से अभी कुछ 5.6 कर दिया है। तो लोन देने का जो सिलसिला है माइक्रो फाइनेंस में, उन्होंने कॉशियसली उसको कम किया है। ऑब्वियसली मेरा लोन ही अगर वापस नहीं आ रहा है तो मैं लोन दूं कहां से? तो लोन उनका वापस नहीं आ रहा है तो लोन नहीं दे रहे वो लोग। लेकिन
आपको ये समझना पड़ेगा, बैंक के लिए सबसे ज्यादा यील्ड और सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो माइक्रो फाइनेंशियल लोन से होता है, क्योंकि वहां पर यील्ड ज्यादा होती है। आप बोलोगे यार थोड़ा मुझे बताओ ये माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस कुछ नहीं है, ये लो टिकट साइज लोन होता है। गांव में आप देखोगे बचत गट होते हैं, वहां पर जो महिलाएं होती है उनको रोजगार के लिए लोन दिया जाता है। टिकट साइज होता है 30,000 से 1 लाख 2 लाख के तरफ, 2 या 3 साल के लिए उनको लोन दिया जाता है। किसी को रोजगार छोटा मोटा कर महिलाओं को करना है, छोटे मोटे ग्रुप्स जो गांव लेवल में बनते हैं, वहां पर अगर लोन उनको चाहिए होगा तो इसके लिए वो लोन देते हैं। लेकिन वो उनका जो रीपेमेंट वहां पर इनको वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से इनमें बहुत सारी हिट हुई है। Now I'll just scroll down to this, the important profitability segment of the, this bank, and now you will see the issues over there. Interest income has been increased by 22%, which is a very good thing. Net interest income बढ़ा है 21% से। आप अगर यहाँ पर देखोगे टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फिगर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन आप अगर उसमें देखोगे 30% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन प्रोविजन का नंबर देखो, मैं वही कह रहा था ना, 528 करोड़ Q2 फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट में 1858 और बाद में जाके 1857 यहां पर तक की उन्होंने प्रोविजन की है। देखो 528994 एंड देन 1732, ठीक है। देर इज अ जंप ऑफ 228% इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन। दिस नंबर इज वेरी बैड, इस 173। सो 1732, यहां पर आप बोलोगे कि टोल टैक्स का तो 253 माइनस कर लो, फिर भी नहीं आता है। फिर मुझे किसी ने ट्विटर पे पूछा था कि आपका, आप बोल रहे हो कि इतने खराब तो रिजल्ट नहीं है। अरे खराब रिजल्ट नहीं है, लेकिन 253 को माइनस करो फिर भी प्रोविजन ज्यादा है, फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन ही नजर आती है। इसीलिए आप देखोगे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, आप अगर देखोगे 758 करोड़ का प्रॉफिट किया था Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, बाद में 681, अभी तो 201 ही किया है भाई साहब। प्रॉफिट ही नहीं है, 73 से डिक्लाइन हुआ है और -17% से डिक्लाइन हो गया है। कहाँ शेयर प्राइस चलेंगे? क्योंकि शेयर होल्डर के लिए आरओई इंपॉर्टेंट होता है, और इनका आरओई का नंबर धीरे 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 और गड्ढे में जा रहा है। आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट का जो नंबर है उनका 1.2 1.3 था, अभी 1% पे आया है। आरओए मतलब रिटर्न ऑफ एसेट, मतलब नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ उनके जो एसेट होते हैं उसका। तो होगा ये, अगर माइक्रो फाइनेंस लोन में प्रॉब्लम है तो उनको कॉन कॉल में किसी ने यही पूछा कि भाई साहब ये सब प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको, तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग मोर ऑन कलेक्शन, यू आर मोर फोकस ऑन कलेक्शन, यू वांट टू टेक द मनी बैक एंड देन यू वांट टू ग्रो। तो वैद्यनाथन जी का कहना ही ऐसा था कि हमारा जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है वहां पर 185% की ग्रोथ देखी गई है। एजुकेशन लोन का उन्होंने जो सेगमेंट निकाला है वहां पर भी कुछ 57% की ग्रोथ देखी गई है। तो ये जो बैंक है वो बोल रही है नाउ वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एक्सपोजर इन माइक्रो फाइनेंस बिकॉज द इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ये जो रिटेल सेगमेंट में जैसे व्हीकल लोन हो गया, फार्म लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, वहां पर वो लोग ज्यादा एग्रेसिवली अभी आगे जाते हुए काम करना चाह रहे हैं। एंड दे आर सेइंग दी, आई थिंक 2026 में ये सारा बुक जो है वो आपको फ्रेश नजर आएगा, बहुत सारा चेंज आएगा। अगले 1-2 क्वार्टर में चेंजेस मतलब आ सकता है, प्रोविजनिंग में इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये फिस्कल ईयर में भी तो आई थिंक देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम गोज बाय एंड देर आर द इश्यूज टू कंटिन्यू, यही उन्होंने बोला है। तो आईडीएफसी जैसी फर्स्ट बैंक मतलब ग्रोथ इनका पैरामीटर है। अगर आपकी इफिशियंसी घट रही है, कलेक्शन इफिशियंसी आपका घट रहा है, और आप लोन देने का जो सिलसिला है वो भी आपका धीरे 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 कट होगा, और जैसे ग्रोथ कट होगी आपका जो स्टॉक प्राइस है वो वहां पर नहीं रहेगा, वो स्टॉक प्राइस नीचे नीचे कम आएगा। इसीलिए आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो मतलब 37 था शेयर प्राइस उनका जब मर्जर हुआ था, मतलब दिस इज लाइक आईडीएफसी फर्स्ट कैपिटल प्लस, ये दोनों को मिला के ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिला है। 37 का स्टॉक प्राइस था, वो 100 के ऊपर गया। लेकिन जहां से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू हुए एमएफआई सेगमेंट में, जब मतलब Q2 2024 से 100 का स्टॉक अभी 60 के ऊपर आ गया, और कल पता नहीं कुछ 50 पे खुले या 40 पे खुले, मतलब बुरा हाल होने वाला है। बट उन्होंने एक ऐसा अजम्पशन दिया है कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड दिस इज गोइंग टू एंड ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइडेड देयर इज नो मोर सरप्राइजेस, और वहां से स्टॉक लगता है कि बॉटम आउट हो जाएगा।
तो इसको देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और जिसलिए मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर काम करने के लिए और मुझे आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, आप अगर देखोगे इन पूरे अकाउंट में, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू यू अबाउट दिस वन, ऑपरेटिंग इनकम जो है 22% से गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40, मतलब ये H1 आफ्टर H1 का कंपैरिजन है। मतलब मोटा मोटी देखो, हाफ ईयरली स्टेटमेंट में आईडीएफसी कह रहा है कि भाई 2025 फाइनेंशियल ईयर में मैंने पैसा बनाया ही नहीं है, मेरा पैसा गड्ढे में गया है। देखो ना, -42% की H1 की ग्रोथ है। और शेयर होल्डर के लिए आरओई चाहिए, आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। आपका ऊपर का न्यूमरेटर ही नहीं बढ़ रहा है तो कैसे आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है वन ऑफ प्रोविजन और एसएमए सेगमेंट में प्रोविजन लेने की वजह से ये सारा दिक्कत उनको आई है। तो ये उन्होंने कहा है। और उनका एक सेगमेंट है कि अभी मतलब लोन में वो लोग ज्यादा जाने की कोशिश, उन्होंने कहा है कि हम गोल्ड लोन में जाएंगे। एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक person in IDFC, if someone want to trust on and build a gap on, is this person, Mr. Vaidyanathan. Mr. Vaidyanathan has a good experience of the retail banking फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज ये आईसीआईसीआई में काम करते थे और उन्होंने, उनका तगड़ा अनुभव है। इसीलिए आपने देखा होगा ये इंडिया न्यूजीलैंड का जो टेस्ट सीरीज है या बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज इंडिया क्रिकेट का हो रहा है, वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्पॉन्सरशिप है। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी रिटेल सेगमेंट में जाना पड़ता है। इनका जब मर्जर था, इसी यहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा लोन बुक था, उसको कम करके प्रोविजन करके रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड बैंक बनाना। मुझे लगता है कुछ 755 ब्रांचेस इस बंदे ने अकेले, मतलब इसके लीडरशिप में ओपन हुए हैं, 926 ब्रांचेस है। तो बैंक इज चेंजिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक टू अ रिटेल बैंक वेयर एक्सपोजर इज ऑन दी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, गोल्ड लोन, फार्म लोन, व्हीकल लोन, पैसेंजर व्हीकल लोन। तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और जहां पर क्या होता है ना, या जो मॉर्गेज वाला लोन होता है, इनका जो लोन बुक है 29% लोन बुक है, वो मॉर्गेज में है। मॉर्गेज में यहाँ होता है कि आपका कोलैटरल होता है, अनसिक्योर्ड बिजनेस में आपका कोलैटरल नहीं होता है। तो इसीलिए गेटिंग मनी बैक इज ऑलवेज बीन द डिफिकल्ट फॉर द बैंक। तो इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मिस्टर वैद्यनाथन यही कह रहे थे कॉन कॉल में कि भरोसा रखो हम पे, वी विल कम बैक। एक शेयर होल्डर ने उनको पूछा भी, सर मैं तो 2018 से हूँ, 2018 से तो आपके शेयर प्राइस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, तो मुझे पता नहीं मैं कितने समय तक आपके शेयर में इन्वेस्टेड रहो। तो उनका ये कहना ही था कि ये ग्रोथ बैंक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर उनका सेटअप रेडी है। आपका अगर सेटअप रेडी है, बहुत सारे लोन आपने दिए हुए, तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपका आता ही रहेगा, क्योंकि ब्रांचेस बहुत बड़े हैं, आप बहुत कोने कोने में पहुंच गए हो, आपका कासा रेशो अच्छा है, ऐसी की बात कर रहा हूँ। और आईडीएफसी अभी वो बोले कि ग्रोथ बैंक है, हमें सेटअप बनाना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक कासा बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट टू इनकम रेशो को उनको कम करना है। हालांकि उन्होंने 2018 से लेके 32% कॉस्ट टू इनकम कम किया है। आप बोलोगे यार कॉस्ट टू इनकम क्या होता है? कॉस्ट टू इनकम ये होता है कि मान लो कि बैंक जो है हो, आपने अगर मेरे बैंक में टर्म डिपॉजिट किया या कासा डिपॉजिट किया, तो मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, मुझे अगर $50,000 का इंटरेस्ट एक ईयर में बैंक के सभी उपभोक्ताओं को देने हैं, ठीक है, और मेरे पास जो टोटल डिपॉजिट बुक है वो 1 मिलियन का है, इंटरेस्ट देना है मुझे आपको 50,000 का, और मेरे पास टोटल डिपॉजिट है 1 मिलियन का। तो $50,000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन हो गया 5%। तो 5% हो गया आपका ये जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। तो आपका ये जो कॉस्ट ऑफ फंड है, तो कॉस्ट ऑफ फंड आपका, सॉरी मैं कॉस्ट ऑफ फंड की बात कर रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ फंड होता है $50,000 आपको मुझे इंटरेस्ट देना है डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। तो कॉस्ट ऑफ फंड है, अगर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा बैंक को फायदा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ फंड ये होगा। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो के ऊपर आते हैं, मेरी कॉस्ट ₹5 है लेकिन मेरी इनकम जो है वो बड़ी है, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है आपका डिक्लाइनिंग फेज में जाएगा। अगर मान लो कि आपकी कॉस्ट ही बढ़ रही है और आपका जो इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या होगा, आपका जो नंबर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मैथमेटिक्स तो आप लोग समझते होंगे ना, कॉस्ट अगर ज्यादा है, इनकम इनकम कम है, तो क्या होगा, नंबर बढ़ेगा। और कॉस्ट अगर कम है
और मेरी कॉस्ट है कम है और मेरा जो इनकम बढ़ रहा है तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम हो जाएगा, बैंक के लिए वो अच्छा होता है। तो इन्होंने यही कहा है। इनके बाकी लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर इनका एमएसएमई लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, होम लोन हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इस बैंक को नजर नहीं आता है। तो बैंक वॉज मतलब बैंक रिलेटिवली बहुत अच्छा कर रही है उस सेगमेंट में, और बैंक करना भी चाहती है। और वेल्थ मैनेजमेंट में भी उन्होंने अभी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। एनआरआई कस्टमर में भी ग्रोथ देखी गई है। ये आप देखो 961 ब्रांचेस है, और जहां पर एवरेज अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिटेल डिपॉजिट 140 करोड़ एलसीआर पर ब्रांच हो रहा है। मतलब why they are sponsoring this India cricket match and all that, because they want to have a print in the people's mind, this is a retail bank, आओ हमारे में डिपॉजिट करो। जितना ज्यादा डिपॉजिट बैंक इसमें करेगी उतना ज्यादा बैंक को उसमें फायदा होगा, और उतना ज्यादा वो लोन लोगों को दे पाएगी। तो ओवरऑल जो आप पिक्चर अगर पेंट करना चाहोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी बैंक है, लेकिन अगले 1 2 3 साल के मतलब क्वार्टर में तो बैंक को थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम में ही बैंक नजर आएगी, बिकॉज जब तक उनका माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक ये नहीं होता है तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है इंडसइंड बैंक के ऊपर, तो वो भी आप देखना। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई कमेंट हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर या आप इसमें फंसे हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। ठीक है, ये आप देखो इसमें कस्टमर डिपॉजिट 2018 में कितने थे, दिसंबर 2018 से लेके 2014 तक। आप अगर देखोगे रिटेल डिपॉजिट का ये चंक देखो 27% से लेके अभी 80% के लेके रिटेल बैंकिंग को बढ़ा रहे हैं। मतलब बैंक इज गोइंग टू फेज ऑफ द रिटेल बैंकिंग। अभी माइक्रो फाइनेंस में जो लोन उनका जो प्रॉब्लम आ गया तो दैट दे कांट हेल्प इट आउट, क्योंकि आरबीआई अगर नहीं तो उनकी इसमें अभी आप देखोगे कासा में डिपॉजिट में कोई इशू नहीं है, टर्म डिपॉजिट में कोई इशू नहीं है, इट्स अ ग्रोइंग बैंक, बोरोइंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन ये जो सरप्राइजेस आ रहे हैं वो एज अ शेयर होल्डर हमें पसंद नहीं है, बिकॉज वी वांट समथिंग स्टेबल, वी वांट समथिंग गुड दैट भाई अच्छे। आप अगर देखोगे आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट आए, फिनोमिनल ग्रोथ, जीएनपीए का जो नंबर था वो तो मतलब 1.1% के हिसाब से था। 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 10% से ग्रो किया है लोन एडवांसेस को। अभी आईडीएफसी ने कितना किया है, 21% से। बैंक का मार्केट कैप कितना है, 41,000। आईसीआईसीआई कितना, 8 लाख करोड़। इतना मोटा हाथी होने के बाद भी आईसीआईसीआई का जो लोन बुक एडवांसेस बुक था वो 10% से बढ़ा है, एंड दैट विदाउट डिटोरिएटिंग एसेट क्वालिटी। लेकिन आईडीएफसी में क्या है, छोटी बैंक है, ग्रो करना चाहती है ओके, लेकिन एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। अगर उन्होंने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस लोन को छोड़ दो, तो उनकी जो जीएनपीए का नंबर है टोटल 1.92% का हो गया है। तो जीएनपीए नंबर क्या होता है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जितना आप पैसे नहीं दोगे, बैंक की ईएमआई वापस नहीं आएंगे 90 डेज के ऊपर, तो उसमें जीएनपीए का नंबर बढ़ता है। तो इसीलिए मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एनबीएफसीज है, कोई भी बैंक है, उसके रिजल्ट्स को पढ़ना, समझना उस बैंक में क्या हो रहा है, और फिर जाके उसमें इन्वेस्ट करना। मुझे लगता है 1 2 क्वार्टर में ये सारा ठीक हो जाएगा होपफुली, एंड दैट इज व्हाट द वैद्यनाथन हैज सेड इन द कॉन कॉल। ओके, अगर आपके ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को पसंद लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।